have a brief overview on the entire process. किस प्रकार से हमारी जो जर्नी होती है वो होती है प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू से लेके इंटरव्यू प्रोसेस, एप्लीकेशन इंटरव्यू प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद कलेक्शन ऑफ द ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग द कंपनी। इस पर तो अगर इस प्रोसेस को और थोड़ा संक्षिप्त में देखें तो कुछ इस तरह से होता है कि जब हमारे क्लासेस से once we are done with our classes, so even before we are completing our classes, उसी के पहले we start working on our resumes, है ना। तो CV या resume हम सब जानते हैं क्या होता है। it is kind of our personal synopsis, it is kind of our professional identification जो हम आगे देते हैं कंपनीज को, जिससे देख के कंपनी जो है हमें इवेल्युएट करती है ना। तो दीज डेज कंपनीज दे आर आल्सो ऑटोमेटिंग दिस प्रोसेस और वो अलग अलग ऑटोमेशन बना रहे हैं, अलग अलग मॉडल्स बना रहे हैं। हर कंपनी ने कुछ ना कुछ ऐसा रिज्यूम स्कोर कैलकुलेटर, रिज्यूम स्कोर यूटिलिटी, CV स्कोर कैलकुलेटर ऐसा कुछ तो बनाया है जो क्या करता है कि अगर उनके पास JNAI की ओपनिंग है या पोजीशन है और वो मार्केट में जब JNAI का अपना JD जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं, तो अगर कोई कैंडिडेट है जो अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद वो क्या करेगा, सबसे पहले रिज्यूम देगा और रिज्यूम देने के बाद वो जो उनका मॉडल है CV स्कोर कैलकुलेटर से वो स्कैन करेगा और वो देखेगा कितनी बार इनकी जो ये है रिज्यूम है इसमें JNAI इस तरह के टर्म्स है, ये JNAI के डेफिनेशन है या जो JNAI से रिलेटेड ये है कीवर्ड्स है वो कितनी बार आए हैं, और बेस्ड ऑन दैट देन इट विल से कि यस दिस इज अ JNAI कैंडिडेट और इसे इंटरव्यू की प्रोसेस के लिए आगे पुश किया जाए। और बेस्ड ऑन कि जितना स्कोर अच्छा है उतने उस हिसाब से फिर आपका इंटरव्यू भी शेड्यूल होगा। हो सकता है अगर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आपका इंटरव्यू पहले शेड्यूल करेंगे, जिसका कम है उसका बाद में कर देंगे, इस तरह से। तो रिज्यूम तो हमें मिले ही है, लेकिन उसमें एक चीज जो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम उसमें JNAI से रिलेटेड स्किल्स ऐड करें जो भी हमने पढ़ी। The more we add, right, about JNAI skills, the JNAI keywords, है ना, उतना ही जो है हमारे रिज्यूम में वेटेज बढ़ेगा, right? So what are some of the components that we can remove from the resume? Let me quickly share my screen. And then here you should be able to see. Say ये एक रिज्यूम है। जनरली क्या है, रिज्यूम 2 पेजर होता है, 2 पेज का होता है ना। लेकिन अब आप देखेंगे तो इसको पूरा रिज्यूम जो है एक ही पेज का है। इसमें मोटा मोटा क्या होता है, आपका नाम चाहिए, फोन नंबर, मेल ID चाहिए, है ना, और समथिंग लाइक ए क्विक समथिंग लाइक ए प्रोफाइल और से समरी, ऑब्जेक्टिव एम जिसको कहते हैं वो हो सकता है, जो आपकी पूरे करियर हिस्ट्री के बारे में और इन जनरल आइडेंटिफिकेशन आपका दे दे, राइट। इट कैन बी 1 or 2 लाइनर समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद इस तरह का कोर कॉम्पिटेंसीज या स्किल्स वाला सेक्शन, जैसे टूल्स, टेक्नोलॉजीज, लाइक दैट। तो इसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें पाइथन मेंशन किया है, मशीन लर्निंग मेंशन, जूम कर देता हूँ तो दिखने में आ सकता है। पाइथन मेंशन किया है, मशीन लर्निंग मेंशन किया है, फ्लास्क मेंशन किया है, AWS के बारे में मेंशन किया है, और ये डीप लर्निंग के बारे में, फिर डेटाबेसेस के बारे में मेंशन किया है ना। लेकिन जब हम मेंशन करेंगे तो इन सब के ऊपर यहाँ पे at the very first place we will mention about our JNAI skills, right there, and let that go up to 2 lines,
right? GenAI skills are everything that you learned within GenAI, you know. So everything that you learn मतलब क्या, जो कोर्स का आपका करिकुलम है उसमें से आप कीवर्ड्स उठाएंगे और उन्हें यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है. एंड लेट दैट गो टू टू लाइंस एज इज समथिंग लाइक दिस. जैसे ये जो एनएलपी के बारे में मेंशन किया है, तो 3 लाइन एनएलपी का इसमें यूज किया है इस तरह से. या ये जो है ये है अपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में 2 लाइन. सो लेट दैट गो देयर, ठीक है. इसके बाद जब हम अपना ये प्रोफाइल जो बनाएंगे, ये अपना समरी जो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें जेएनएआई लिखा होना ही चाहिए कहीं ना कहीं. और वो कैसे बना सकते हैं, वो आप चैट जीपीटी को पूछ के, हे चैट जीपीटी महाराज हमें कुछ इस तरह का, है ना, you can say give me a solid appealing resume summary for a Gen AI role with say whatever experience you have. अगर आप 3 साल का दिखाने वाले तो आप बोलोगे 3 years of experience, ठीक है, something like that, and then it will make, you know, इस तरह से कुछ. Of course, it is very pretty lengthy और हम इतना नहीं चाहते हैं. Keep it short. Just to ठीक है. और ये आ गया generative AI engineer with 3 years of experience in building the optimal LLM and diffusion model, everything like that. ठीक है. And then you can also see that इसने generative AI जो इसको बोल्ड किया है, generative AI engineer, साथ ही साथ PyTorch, ट्रांसफॉर्मर्स, हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स और क्लाउड डिप्लॉयमेंट, इनको भी बोल्ड किया है, विच आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर प्रीटी मच एसोसिएटेड विद जेएनएआई, है ना, इस तरह से. एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग फर्दर इनटू दिस यू कैन ऐड, और फिर इसको आप उठाएंगे और इसको आप यूज करेंगे एज अ रिज्यूमे हेडलाइन, ठीक है ना. मेकिंग सेंस, मेकिंग सेंस. तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमारा जो रिज्यूम है उसका सीवी स्कोर जो है वो ज्यादा निकले. See, when they are asking for, they are looking for someone who is very expert in generative AI, we should show them that hey, this is our expertise. ऐसा नहीं कि you know I have done 10 things and you know in that I have also done little bit of GenAI. ऐसा नहीं. Our GenAI should be highlighted in such a way that they should feel that we are experts in GenAI, like that. And of course, we are also gonna keep this, you know, small things that hey, I know Python also, but then we do not mention this time now, you know, कि Python में मुझे ये NumPy और ये you know regex और ये सब, these are very basic things, right? Even once you mention Python, everything will come into this, right? So everything else becomes less mandatory, right? What becomes more important is the GenAI keywords, the GenAI skills. तो उसको ऊपर रखेंगे. तो हमने अभी कहाँ पे हमने इंक्लूड किया, हमने इंक्लूड किया यहाँ पे, फिर हमने इंक्लूड किया कोर कंपिटेंसीज में. अगर आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो आप जो ये लगाएंगे, जो डेजिग्नेशन लगाएंगे वो भी लगाएंगे AI इंजीनियर, ML इंजीनियर या फिर GenAI इंजीनियर, इस तरह से, ठीक है. तो फिर यहाँ पे भी आ गया like that. So wherever possible, all we have to do is just put this keyword generative AI, GenAI, AI like that, right? ठीक है, मेकिंग सेंस. उसी तरह से जब प्रोजेक्ट्स में मेंशन करेंगे तो यहाँ पे भी जेनरेटिव AI प्रोजेक्ट डोमेन कुछ तो होना चाहिए जो GenAI से रिलेटेड हो. इन द कीवर्ड ऑल्सो देन यू शुड कम GenAI और whatever you know the keywords of the generative AI जो हमने कोच में पढ़े वो that should come. प्रोजेक्ट 2 में भी वही आना चाहिए इस तरह से, ठीक है. along with your education you also mention something like courses, ठीक है, and then again you mention here generative AI, augmented AI, whatever you learned, right? ठीक है, making sense? मेकिंग सेंस? यस. अब इससे क्या होगा, इससे योर कॉल फ्रीक्वेंसी
for the GenAI role will definitely increase over those who are also going course. So now, as of now, this is pretty much a software engineer role. ठीक है नहीं, या फिर इसको डेटा साइंटिस्ट रिज्यूम भी कह सकते हैं, लेकिन इसको GenAI जो रिज्यूम है वो हमने बनाया। कैसे बनाए? उसमें ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स हमने लोड किए GenAI से रिलेटेड। अब क्या होगा कि when I have two candidates, one is this data scientist candidates who also is good. He is already a software engineer. He has already worked in machine learning, so I know that he can also work in GenAI also. He will just need some training. And then I have another resume where he himself is a GenAI engineer, right? His summary revolves around generative AI, and then his core competencies highlights his GenAI skills. He has done the projects in the GenAI, right? And then he has also done some courses in GenAI. So who should be my preference? This generative AI person is going to be my preference, right? Like that. तो इसका स्केड्यूल पहले होगा इंटरव्यू, ठीक है? इसको ऑलवेज इसको प्रायोरिटी और प्राधान्य दिया जाएगा, एंड इट इज pretty much likely that he will receive a better package and better offer than compared to a singular data scientist candidate. इस तरह से, ठीक है? So once we have refactored our resume accordingly, इसके बाद the next process is very simple, right? So आप में से कोई ऐसे है जिन्होंने अभी तक नौकरी का प्रोफाइल बनाया नहीं है, या नौकरी के प्रोफाइल से वाकिफ नहीं है, ऐसा कुछ है? बताइए। नो सर। नो सर। आप में से किसी ने नहीं बनाया, या सबको पता है नौकरी प्रोफाइल? एक प्रोफाइल तो आपने बनाया है। बनाया सर, सबने बनाया है। सो हाँ, तो क्योंकि बेसिक प्रोसेस जो है रजिस्टर उससे चालू नहीं करेंगे, तो उसमें क्या है, यू कैन इवन रजिस्टर सेइंग रजिस्टर विद लॉग इन विद गूगल, साइन इन विद गूगल, ऐसा भी आता है उसमें ऑप्शन, लेकिन कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिर भी वो पूछता है ना, जिसमें नया मेल आईडी डालेंगे आप, नया फोन नंबर डालेंगे। फोन नंबर चलो आपको पुराना भी है, लेकिन मेल आईडी तो भी नया चाहिए, ठीक है? एक प्रोफाइल जो है उसको नया कैसे माने जाते हैं? उसको माना जाता है नया सिर्फ और सिर्फ आपके नया मेल आईडी से। इफ द मेल आईडी डिफर्स देन द प्रोफाइल इज कंसिडर्ड एज न्यू प्रोफाइल, लाइक दैट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर कुछ समय आपने एक मेल आईडी से कहीं पे अप्लाई किया है, हाँ, और अगर उसी कंपनी में, लेकिन आप तो जानते हैं कि उसी कंपनी में आप विद इन 6 months यू कैन नॉट अप्लाई फ्रॉम द सेम मेल आईडी, बट इफ यू अप्लाई थ्रू अ डिफरेंट मेल आईडी then within 6 months you can still apply to that company, ठीक है? इस तरह से। So I don't know mail ID person. Hello. हाँ, So if we are using already existing Naukri profile and we simply change the mail, so that it means नहीं, that it is a new. नहीं, अब वैसा नहीं करेंगे। इफ वी आर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोफाइल, द प्रोसेस इज सिंपल, इट जस्ट टेक 5 minutes। अगर किसी का नहीं है तो अभी बना के दिखा देते हैं, ठीक है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, जस्ट इट विल जस्ट टेक 5 minutes। इट इज एज सिंपल एज क्रिएटिंग अ न्यू मेल, ठीक है? Yes, sir. So right now we are just going to Naukri, but then we should create a new profile in case if we do not, if we want to create, अगर हम फ्रेश से अप्लाई करना चाहते हैं, say you want to change the experience, do something, then you create a new profile. हाँ, अगर if you want to change the resume, then you don't have to create a new profile. हेलो सर। हाँ, सर अभी पहले का कंपनी में एज अ डेटा साइंटिस्ट रेजिग्नेशन है, और अभी हम जब हमको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा तो डेटा साइंटिस्ट ही रहेगा, तो हम अभी यहाँ पे जेएआई इंजीनियर कैसे डालेंगे? डेटा साइंटिस्ट ही डालना पड़ेगा ना?
आपको रिज्यूम मिल चुका है, ठीक है, आपने खाली उसमें चेंज करना है। देखिए सब सारा कंटेंट आपके पास है, जो भी न्याय का ये होना चाहिए, रिज्यूम होना चाहिए, वो कंटेंट आपके। अब आप उसको और बेहतर भी बना सकते हैं। जैसे से रिज्यूम बनाना इज नॉट, इट इज वेरी सिंपल। ये कार्ड छापने जैसे भी नहीं, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, चलो जैसे मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, 2 ही मिनट का काम है बस। जैसे से यू हेड अप टू canva.com और आप यहाँ पे आ चुके हैं, कैनवा पे आ चुके हैं कुछ इस तरह से। अभी कैनवा पे आके सबसे पहले आप सर्च करेंगे। नाउ विद ऑल द टेक्नोलॉजी एंड एआई इट हैज बिकम वेरी सिंपल। यहाँ पे आप सर्च में ही ऊपर रिज्यूम डालेंगे, ठीक है। तो ये रिज्यूम जैसे ही सर्च करेंगे, ये बहुत सारे ढेरों सारे रिज्यूम सैंपल्स दे देगा, ठीक है। एंड प्रोबेबली यू विल वांट टू चूज फ्री वंस अमंग दिस। तो इसमें आप चूज करोगे कि कहाँ गए, हमको एक ऑप्शन आता है फिल्टर्स में, फ्री कैटेगरी, फ्री फ्री फ्री। नहीं चल ठीक है, इधर ही देख लेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी एक उठा लीजिए रिज्यूम, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने ये वाला रिज्यूम उठा लिया, या फिर ये उठाते हैं, ये भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब इसे जूम करते थोड़ा सा, ठीक है। जूम करने का स्केल नीचे है, यहाँ पे यहाँ पे अगर देखेंगे जूम करने का स्केल है इस तरह से, इसे जूम कर ली। अब ये जो रिज्यूम आपने सिलेक्ट किया है, इसमें करना क्या है आपने, इसकी जगह पे अपना नाम डालना है। इसको डिलीट करो, अपना नाम भर दो। फिर ये क्या है, दूसरा क्या है, व्हाट इज द सेकंड थिंग, दिस वन। ये सेकंड थिंग ये क्या है, ये डेजिग्नेशन। इस तरह से इसको बस थोड़ा सा घुमा घुमा के, ये डेजिग्नेशन, इसको चेंज करेंगे डेजिग्नेशन। तो अब इसमें डेटा साइंटिस्ट की जगह पे हम एआई, जेन एआई इंजीनियर, जेन एआई इंजीनियर। नहीं सर, हम चेंज तो कर लेंगे, वो नहीं, लेकिन जब एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा वो तो वहाँ पे हमारा डेजिग्नेशन डेटा साइंटिस्ट होगा ना, और यहाँ पे हम रिज्यूम पे मेंशन करें कि इन दिस पर्टिकुलर। नहीं, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, जेनिया इंजीनियर का मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं, हम वर्क तो जेनिया इंजीनियर का ही कर रहे, लेकिन वो डेजिग्नेशन डेटा साइंटिस्ट है मेरा, ऐसा है। अगर वैसा चाहिए आपको तो वैसा भी मिल सकते थे। डेटा साइंटिस्ट पीपल वर्क इन जेनिया, जेनिया कम्स इन डेटा साइंस ओनली। ओके, अगर इफ यू वांट डेटा साइंटिस्ट तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मार्केट में भी जेएनआई की ओपनिंग्स जो है काफी है। अगर आप डेडिकेटेडली जेएनआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी चलेगा। और अगर आप कहते हैं सर विद इंक्लूडिंग जेआई वी आल्सो वांट टू अप्लाई फॉर द एंटायर डेटा साइंस रेल, तो फिर आप उसमें भी कर सकते हैं। Then the chances is that you may get hired as data analyst also, software engineer also, data scientist also, and it may not have the GenAI work. If that is okay with you, not a problem. ठीक है? okay. I'm just considering a fact. You are handful of people, say 20 people, right? And market में 20 more. There are more. Like in one company now there are 1,500 openings. Faculty हमारी उन्हीं की कंपनी 1,500 openings of there are GenAI which they are supposed to fill by this June 2025 June they are supposed to fill. और मार्केट में उतने GenAI इंजीनियर है ही नहीं. They are hiring any data scientist, any normal people also. So अगर आपके पास GenAI है तो why will they not hire? अगर आप जैसे GenAI का भी बनाते हैं ना रिज्यूमे and say your designation is GenAI, you will still be hired in the data science company. They will say we have an upcoming GenAI projects for which we have hired you, like that. And you guys are anyways good with data science. अगर वो data science project देते भी है तो भी आप data science का काम कर सकते हैं. Idea is where you are going there they should hire you based on seeing your skills and capabilities in GenAI. जब उन्हें वैसा लगेगा तो क्या करेंगे कि फिर आपको उस हिसाब से हायर करेंगे,
है कि नहीं? They will hire you only when they are sure कि we have a GenAI project or we have GenAI project at least coming in the near future. उस तरह से, क्योंकि डेटा साइंस रोल पे हायर करेंगे तो लाइकली दे में गिव यू लेस पैकेज ऑल्सो. GenAI करेंगे तो ज्यादा ही देंगे. 3-3.5 साल के एक्सपीरियंस वाले को GenAI में 15 लाख के ऊपर का पैकेज है. डेटा साइंस वालों को 3 लाख, 3 साल पे 8 लाख से भी चालू हो जाता है पैकेज, है ना, इस तरह से. तो देयर इज दैट डिफरेंस कि GenAI बोले तो एक रेपुटेशन है मार्केट में भी. These people are advanced. These people are, they are in, their ages, they got an age, age over other data scientists or ML engineers, right? And then they are more skilled and experienced, expert person. At least they come with some experience in GenAI. See, GenAI is not very new or very old, right? It just came in the market very recently. Like it is very old in one context, but then when the market started working, utilizing really GenAI is that time frame is short, okay, compared to since the time the data science is there in the market. So वैसे ही they may not experience also GenAI के साथ बहुत experience होना चाहिए. At least you come with some experience and idea, which is way much better than no experience. इस तरह से. तो अगर आप GenAI का ही रिज्यूम बनाते हैं तो आप उसको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं. मैंने ये नहीं कहा है कि आपने ये डिलीट कर देना है, ये वाला पोर्शन डिलीट कर देना है, नहीं, ये बाकी कोर ये कॉम्पिटेंसीज वाला भी रखना है. बट 3 more lines you will add at the top of the competencies, which is dedicated for GenAI, like that, and then you bold it. इस तरह से फिर प्रोफाइल में वही GenAI का प्रोफाइल आ जाएगा और ये एवरीथिंग. ओके, सो एनीवे, सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट. ठीक है, अब इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे. वी शुड डिस्कस मोर ऑन द नौकरी साइड. So say once we come to this profile, so what for the very first thing we have to make sure is our profile is complete. प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए अगर आप यहाँ पे करेंगे प्रोफाइल कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो ये आएगा और यहाँ पे ये फिर दे विल से हे ऐड योर प्रेफर्ड लोकेशन, ऐड योर रिज्यूमे, ऐड द कंपनी नेम एंड द डेजिग्नेशन एंड मेनी सच थिंग्स. इफ यू गो इन, then it will ask you what is your desired job location, add that location, and then I will say I will add my location, say Bangalore or something like that. See, so right now GenAI की openings हर जगह है. In every place that it is there, right from Chennai, Bangalore, Hyderabad, Pune, Mumbai, Delhi. अब इसमें क्या है कि ज्यादातर जो somehow the Pune's climate and everything is so good. People from all over India wants to come to Pune. इसलिए पुणे में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है. राइट, अगर मिल तो पुणे में भी सकती है, लेकिन पुणे में रश जरा ज्यादा है. अगर आप दिल्ली, मतलब दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर और मुंबई अप्लाई करते हो तो वहां पे कम है. ये 3 लोकेशन पे. एंड आई हैव सीन somehow people don't want to go to Kolkata. Otherwise you have some options there also. There कानपुर है, कोलकाता है, चंडीगढ़ है, काफी सारी जगह आप तो चूज कर सकते हैं जहां जाना है. इट इज मोर लाइक जो लोकेशंस आप पहले डालेंगे, people will consider that is like नौकरी will consider that's your first preference. तो डिजायर्ड जॉब लोकेशन में अगर मैं पुणे पहले डालता हूँ तो मेरा डिजायर्ड लोकेशन पुणे हो जाएगा, है ना. तो मुझे ज्यादातर कॉल्स जो है वो पुणे के लिए आने चाहिए. लेकिन क्योंकि पुणे में ओपनिंग्स कम होगी तो फिर मुझे कॉल्स भी कम आएंगे. समझ रहे हैं ना. तो इसीलिए मुझे चाहिए कि मैं ऐसे लोकेशंस डालूं जहाँ पे ओपनिंग्स ज्यादा है. ठीक है, और इसके बाद फिर किसी तरह से स्विच वगैरह करके अगर पुणे में आ जाओ तो भी अच्छा. अगर नहीं भी आया तो whichever. सी मेनी कंपनी आर स्टिल गिविंग वर्क फ्रॉम होम. अभी वो लोग कहते हैं कि नहीं सारी कंपनीज बुला रही ना अभी, ऐसा नहीं है दादा. ठीक है, मैं जानता हूँ फैकल्टीज में बहुत सारी फैकल्टी जिनका इधर हाइब्रिड है या वर्क फ्रॉम होम है. ओके, एंड अदर पीपल ऑल्सो. तो there are very few companies who are asking you to come all the 5 days in the week. Actually, कम है. ठीक है ऐसी भी कंपनी, लेकिन कम है. ठीक है, क्योंकि क्या अभी भी कंपनी में क्या द्वंद्व चल रहा है कि अगर 5 दिन हमने इनको आने को कहा तो लोग छोड़ के चले जाते हैं. उनको है कि नहीं, मार्केट में देयर आर मेनी कंपनीज आर ऑफरिंग हाइब्रिड एंड वर्क फ्रॉम होम.
तो पीपल प्रीफर कि 1-2 लाख कम मिलता तो चलेगा, 2 लाख के 4 लाख भी कम मिले तो चलेगा, घर से काम चाहिए। लेकिन यू अंडरस्टैंड, या एटलीस्ट हाइब्रिड चाहिए, हफ्ते में 2 दिन जाना है ऑफिस को बस, बाकी 6 कितना दिन, 7 में से 2 निकालो, 5 दिन बाकी घर पे। लेकिन समझ रहे हैं ना, तो मार्केट में कॉम्पिटिशन, अभी कुछ कंपनीज है उन्होंने बोला कंपल्सरी मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस करेंगे। हमने नया ऑफिस खोला, ये किया वो किया, तो एम्प्लॉय जा ही नहीं रहे, 2-3 दिन गए फिर जा ही नहीं रहे। फिर उन्होंने बोला कंपल्सरी करेंगे नहीं तो विल टेक एक्शन। तो फिर वो एक्शन लेने के पहले रेजिग्नेशन धड़ाधड़ रेजिग्नेशन आना चालू हो गया, HR पे आ गया लोड। और फिर कंपनी के CEO कह रहे ठीक है, उन्होंने बैठक बिठाई और कह के ठीक है, discussion on work from home and work from office. So then most of them they voted for work from home and work and hybrid. Okay, nobody voted for work from office, full time work from office. So then they finally had to come down to hybrid model. Understand? तो इस तरह से तो कहीं पे भी इतनी तकलीफ नहीं है, ठीक है। या तो आप whichever location you prefer, you can still be very comfortably working. Say even if you go to Bangalore, you can still do something like 15 days work from home and 15 days work from office, something like that you may do. या फिर 10 days work from office and 20 days work from home, like that you may do, है ना, इस तरह से कुछ। तो आप you can even go and come also if it's a nearby place for you. If it's not even nearby place, then you may also get work from home, क्योंकि जनरली जो दूसरे स्टेट के होते हैं उनको दे देते हैं, मैंने भी देखा। और जो ऑफिस के लोकेशन वाले होते हैं उनको ऑफिस में बुलाते हैं एवरी नाउ एंड देन, कुछ तो ये आ रहा है वो आ रहा है, ये प्रोग्राम ये है वो है, तो ऑफिस those who are in the state come to office, those are in the city whatever nearby come to office, इस तरह। और जो दूर है उनके लिए तो छोड़ देते हैं इस तरह से। जस्ट डोंट फियर कि हमें चाहिए तो पुणे, नहीं तो नहीं, दूसरा लोकेशन नहीं जाएंगे, बहुत दूर हो जाता है, इडली सांभर वड़ा खाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ फियर मत रखो, हर जगह हर पूरा नॉर्थ इंडियन खाना मिल जाता है हर जगह। इंडिया में अभी इतना डेवलप हो चुका है दैट यू कैन कम टू पुणे आल्सो, बट बिफोर पुणे आल्सो यू कैन गो टू हैदराबाद में भी ओपनिंग्स काफी है, देन यू कैन कम पुणे, इस तरह से, ठीक है। और जब तुम्हें पता चलता है कि है पुणे में कोई कंपनी है जो जिसमें ओपनिंग्स है, तो फिर स्पेसिफिकली उस कंपनी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करो, ठीक है, इस तरह से, लाइक दैट। सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया तो यही है, अगर आप रिक्रूटर थ्रू चाहते हो, अगर आप रिक्रूटर थ्रू जाते हो तो क्या है कि आपका प्रोफाइल जल्दी प्रोसेस होता है, क्योंकि कोई है जो आपका प्रोफाइल पुश कर रहा है। एक रिक्रूटर भी चाहता है कि मुझे भी थोड़े पैसे मिले, आप अगर ज्वाइन हो जाएंगे, है ना, तो उसको भी थोड़े पैसे मिलेंगे, तो इसलिए वो आपका प्रोफाइल पुश करते रहता है, ठीक है। तो जब हम ये नौकरी की प्रोफाइल पे आएंगे, ये सारे डिटेल्स ऐड करेंगे, तो पहली चीज जो आप देखोगे वो ये वाला, कि आपकी जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे 115% जहाँ पे दिख रहा है वहां पे 100% हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक अच्छा सा फोटो भी ऐड करना पड़ेगा जो कि प्रोफेशनल हो, ठीक है। बाकी सारे डिटेल्स तो फिर ये आपके रिज्यूम वगैरह रहेंगे, तो इसमें अपने रिज्यूम में अपलोड करेंगे, आप जो भी आपने नया बनाया वगैरह इस तरह का वो रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ऑल अदर डिटेल्स यू ऑलरेडी फिल्ड, जिसके चलते आपका 100%। तो द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इज ये सर्विसेज नहीं, वेयर इट इज, स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे इन्होंने, ठीक है। ये बेल नोटिफिकेशन पे आएंगे और यहाँ पे कहेंगे गो टू रिकमेंडेशंस, और यहाँ पे फिर ये सारे जो है आपके जैसे जनरेटिव एआई के रिकमेंडेशंस देगा। अभी इसने ज्यादा प्रोफाइल कंप्लीट किया ही नहीं, मतलब ये जो प्रोफाइल है ज्यादा नहीं है इसलिए, अदरवाइज यहाँ पे रिकमेंडेड जॉब्स में ढेरों सारी जॉब्स दिखेंगे आपको, ढेरों सारी जॉब्स दिखेंगे जिसमें एआई इंजीनियर, जिन एआई इंजीनियर, जिन एआई डेवलपर, जिन इस तरह से डेटा साइंटिस्ट, इस तरह से सारे आएंगे। तो उसमें से सारे, उसमें जो आपको सुटेबल लगते
उसको आपने धड़ाधड़ अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई का बटन आता है, तो बस अप्लाई अप्लाई, या फिर जैसे इसके अंदर भी जाएंगे तो इससे अंदर जाके भी यहाँ पे आप अप्लाई, कभी कभार इट में से अप्लाई ऑन द कंपनी साइट, है ना, तो वहां पे फिर इट विल टेक यू टू द कंपनी पोर्टल और वहां पे अप्लाई कराने लगेंगे। तो दिस इज ऑल्सो ओके, ठीक है, इस तरह से। तो जब आप, तो मेन केस मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द नौकरी प्रोफाइल जो है वो यही है कि हमें नौकरी की जो प्रोफाइल है 100% कंप्लीट करनी है। दूसरा, धड़ इन अ डे वी कैन अप्लाई टू 50 जॉब्स रिकमेंडेशंस में से। तो दिन भर में कम से कम 20-30 जॉब के लिए तो अप्लाई कर ही देने, ठीक है, हर दिन करेंगे, हर दिन करेंगे। और आपको हर बार ओपनिंग जो है जेएनआई की नहीं मिलेगी, क्योंकि उतनी शायद यहाँ पे ये नहीं मिले, लेकिन अगर मिलती है तो आपने अप्लाई करना ही है, और नहीं भी मिलती है तो साथ में साथ आप डेटा साइंस वगैरह बाकी जो है उसको भी अप्लाई करते चल सकते हैं, ठीक है। जहां भी आपको लगता है कि है ये कंपनी का नाम सुना सुना लग रहा है, बड़ी कंपनी लग रही है ना, तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी कंपनी ऐसे ठीक ठीक कंपनी लग रही है तो उसको वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से। कभी कभार यहाँ पे अपना उनका पैकेज भी मेंशन किया रहता है, अगर वो मेंशन है तो आपको उतना ही क्लैरिटी रहता है कि इतना इतना तो देंगे ही, तक है ना, इस तरह। और अप्लाई करने कुछ नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप अप्लाई करने के बाद भी आपको आएगा कॉल, या तो आपको कॉल आएगा या फिर मैसेजेस आएगा। यहाँ पे ही आपके रिक्रूटर मैसेजेस करके एक सेक्शन होता है, यहाँ पे रिक्रूटर मैसेज में आता है ये घंटी जो है, इसके नीचे अगर इस पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे आता है रिक्रूटर मैसेजेस। और वो रिक्रूटर मैसेज वाले जो सेक्शन रहेगा वो चैट रहेगा, एक इंटरफेस रहता है बिल्कुल अपने व्हाट्सएप की तरह, जिसपे एक साइड पे वो बोलते हैं, एक साइड पे हम बोलते हैं, है ना। तो वहां से बोलेगा, हाय चेतन, I saw your profile, we have an opening, will you be interested to apply, है ना। तो आपने बिल्कुल यस बोल देना है और वहीं पे आपने रिज्यूम भेजना है, या फिर उसका जो मेल आईडी रहेगा वो मेल आईडी पे आपने पर्सनली मेल ड्राफ्ट करना है। पर्सनली मेल कैसे ड्राफ्ट करेंगे वो भी चैट जीपीटी को पूछो, है ना। ये हम चैट जीपीटी को पूछेंगे, हे चैट जीपीटी, ड्राफ्ट अ शॉर्ट मेल टू दी रिक्रूटर, है ना, या फिर एचआर, और एचआर फॉर ए जेन एआई ओपनिंग with 3 years of experience, है ना, इस तरह। और that it will automatically draft whatever is required, you are doing well, I came across this job title in this company, or I am very excited to apply with 3 years of experience in generative AI, LLM, deep learning। ये जानबूझ के हर बार ये सारी चीजें बताता है, क्यों? क्योंकि सामने वाले को भी लगे कि अरे भाई ये सब आता है मेरे को, है ना, and everything like this। I would love an opportunity to discuss my skills and go further in the interview process. Please find my resume attached। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, जब मेल लिखेंगे तो मेल में बिना सब्जेक्ट और बिना रिज्यूम अटैच किए भेजना नहीं है। समटाइम्स वी हैव डेटा साइंटिस्ट हु आर वेरी लर्नेड, क्लास में बहुत अच्छा मार्क लाए, है ना, मॉक इंटरव्यू में वगैरह, लेकिन जब सादा मेल लिखते हैं तो जॉब का अपना ये मेल का जो है टाइटल सब्जेक्ट वही भूल जाते हैं, या तो रिज्यूम अटैच करना ही भूल जाते हैं, या नीचे में अपना फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर डालना भूल जाते हैं। अगर उसको कांटेक्ट करना रहा तो आपका नंबर होना चाहिए, है ना। ये बेसिक चीजें जो ध्यान देना है। सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट दिखेगा नहीं तो आपका मेल हाईलाइट नहीं होगा, तो आपका सब्जेक्ट दिखना चाहिए, आपका रिज्यूम में वहां पे अटैच होना चाहिए, और तीसरा आपका फोन नंबर जाना चाहिए इसके साथ, समझ गए ना। और ये कंटेंट जो है आप हर बार यूज कर सकते हैं फिर, ठीक है। फॉर एवरी अदर कंपनी यू कैन यूज द सेम मॉडल, सेम कंटेंट, इस तरह से, ठीक है। तो दिन भर का हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा कि दिन भर हम जो भी हमारा जीएनए का स्टडी करेंगे, और हर 1.5 घंटे में ये प्रोफाइल जो है नौकरी के प्रोफाइल पे आएंगे, इसको अपडेट करेंगे, आएंगे कुछ ना कुछ करेंगे, अप्लाई करेंगे, 1-2 कंपनी को थोड़ा आएंगे, मैसेजेस देखेंगे, फिर कुछ तो अपडेट करेंगे, कहीं पे तो 1-आधी डॉट डालेंगे, वो निकालेंगे, इस तरह से। मतलब मैंने अगर रिज्यूम अपडेट किया है, अपलोड किया है, तो उसको फिर से अपलोड करूंगा, दूसरा रिज्यूम अपलोड करूंगा उसमें, कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है नहीं। या तो कुछ रिज्यूम का जो हेडलाइन है, जैसे यहाँ पे रिज्यूम हेडलाइन,
इसमें एक आधी डॉट डालेंगे, निकालेंगे समथिंग लाइन, जैसे अभी हमने ये वाला निकाला, इसको यहाँ पे डालेंगे, सेव कर देंगे इस तरह से। फिर आएंगे 1-1.5-2 घंटे बाद, फिर इसको फिर एडिट करेंगे, इसमें से डॉट हटा देंगे आखिरी वाला और इसको कर देंगे सेव, इस तरह से बस हो गया। इस तरह से कुछ तो करके अपलोड करते रहेंगे। बेसिकली द थिंग इज यू हैव टू बी सीन एक्टिव ऑन नौकरी प्रोफाइल। जितना देर आप इस लिंक पे, इस पोर्टल पे, इस प्रोफाइल पे ओपन रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, उतना ही आपका जो प्रोफाइल है वो ऊपर उठेगा सर्चेस में। मतलब जब रिक्रूटर आके सर्च करते, अगर उन्होंने एआई इंजीनियर ऐसा भी डाल दिया तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यू आर नाउ वेरी एक्टिव। तो नौकरी किस तरह से काम करता है? नौकरी जो पोर्टल है ये रिक्रूटर्स को रेकमेंड करता है। कौन से प्रोफाइल से रेकमेंड करता है कि ये जो व्यक्ति है ये एक्टिव है और ये आपके जो भी आपने फिल्टर किया है कि आपको जेएनआई इंजीनियर चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो भी इस तरह से आपने जो भी कहा है उन सारे क्राइटेरिया में ये वाला बैठ रहा है, ये प्रोफाइल बैठ रहा है, तो ये उसको ये करके देगा, ठीक है नहीं? तो उसको सर्च करके देगा, मतलब उसके सर्चेस में आपकी प्रोफाइल आ चुकी है इस तरह से। और ऑफकोर्स नौकरी को क्या मिलता है? नौकरी कमीशन मिलता है इससे, ठीक है? लाइक नौकरी हैज अ स्टैंडर्ड फीस इफ रिक्रूटर वांट्स टू, एचआर वांट्स टू यूज इट, ठीक है? इस तरह से। तो फिर जब रिक्रूटर वहां से आपका प्रोफाइल उठाएगा तब लाइकली वो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके ये वाले दिए गए नंबर पे आपको कॉल करेंगे। ऑफ कोर्स दे कैन राइट अ मेल टू यू आल्सो। तो जब आपका नौकरी का प्रोफाइल यहाँ पे खुला रहेगा, उसके बगल में आपका मेल आईडी खुला होना चाहिए यहाँ पे। और आप साथ ही साथ पैरेलली भी देखे हुए कि यहाँ पे कोई आपको मैसेज किया गया या आपके मेल आईडी पे आपको कोई मेल आया क्या। स्पैम बॉक्स भी चेक करना है कि स्पैम में तो नहीं गया कोई मेल, है ना? इस तरह से चेक कर देना। अगर किसी का रिप्लाई आता है तो ये वाला कंटेंट चिपकाएंगे, ये वाला हमारे मेल का, और उसको अपना रिज्यूम और फोन नंबर भेज देंगे और उसके बाद वो खुद से आगे से फोन करेगा ही करेगा। तो अभी तक कहा आगे, अभी तक बात ये आ गई कि हमने तो रिज्यूम बना लिया, नौकरी का प्रोफाइल पे अप्लाई भी कर दिया और वहां से फिर हमारा एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया और वहां से उन्होंने हमें कॉल किया। अब कॉल करने के बाद एक मोटा मोटा 2-4 चीजें पूछते हैं। कौन सी चीजें? कि हेलो सर, एम आई स्पीकिंग विद सो एंड सो? आप बोले यस, आई एम द पर्सन, you know, so I just wanted to confirm with you, are you looking for a job change, or are you looking for an opportunity? मुझे ये इसलिए पूछते हैं कि देखो आपका तो प्रोफाइल है, रिज्यूम अपना नौकरी का प्रोफाइल है, लेकिन हो सकता है कि आपने ऑलरेडी कहीं ज्वाइन कर लिया हो, अब आप अवेलेबल नहीं हो, अब आप हो सकते बुक हो चुके हो, एंगेज हो चुके हो, तो कंफर्म करना चाहते हैं कहीं आप चले तो नहीं गए या है अभी भी। तो ये पूछेगा कि सर क्या है, आप अभी जॉब देख रहे हो क्या? आप कह सकते हो कि यस, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, है ना? तो वो कहेगा कि वेरी गुड सर, सो वी हैव एन ओपनिंग विद दिस एंड दिस कंपनी, हमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का हमें एक्सपीरियंस चाहिए और एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस तो जेएनआई में चाहिए, आपके पास है क्या सर? यस, आई हैव दैट एक्सपीरियंस, है ना? फिर उसके बाद पूछेगा कि सो वी हैव एन ओपनिंग फॉर दिस एंड दिस कंपनी एंड द लोकेशन इज बैंगलोर, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग? वो जानना चाहते हैं कि आपको दिक्कत तो नहीं है बैंगलोर सुन के बाद में फिर मुकर तो नहीं जाओगे? तो आपने कोई भी केस के लिए पहले आपने बोलना है कि नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू नो, आई एम ओके। आर यू विलिंग टू रिलोकेट? यस, आई एम विलिंग टू रिलोकेट, नो प्रॉब्लम, आई कैन रिलोकेट, है ना? इस तरह से। फिर वो पूछेगा सर, सो यू नो, सो हे प्रतीक, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड यू नो सैलरी और एक्सपेक्टेड पैकेज? तो आपने नहीं बताना, हम नहीं बताएंगे। हर बार हम क्यों जवाब दें भाई, हम भी पूछेंगे, हम बोलेंगे आप बताओ कितना है कंपनी का, है ना? कंपनी का रुतबा कितना, कंपनी कितना देने को तैयार है, व्हाट इज द सैलरी ब्रैकेट कंपनी हैज गॉट, और यू से यू नो विद दिस मच year of experience and with this role, you know, for the junior role, how much is your company willing to offer? ओके, इस तरह से। और वो बोलेगा कि वी कैन ऑफर एनीवेयर बिटवीन 15 to 18 lakhs, you know, for this role and for this experience. तो आप कहोगे yes, that's okay with me then, you know, I can go with the higher scale, मतलब ज्यादा वाले पैकेज के साथ में जा सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ इस तरह से। तो फिर वो पूछ सकता है कि वेरी गुड सर, दैट इज नाइस टू नो, देन आई आल्सो वांट टू नो, डू यू आल्सो हैविंग एनी ऑफर लेटर इन हैंड?
क्या आपके पास कोई ऑफर लेटर भी है क्या, जिसके बलबूते पर आप कह रहे हो कि मुझे 18 से कम तो मिलूंगा नहीं करके? अगर आपके पास है ऑफर लेटर तो वेल एंड गुड, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फिर आपके लिए। ऑफर लेटर है बोला तो फटाफट इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं कि नहीं? एक ऑफर लेटर के बाद जैसे नहीं क्या वो कहना है कि इट टेक्स हार्ड endeavor to reach to first 1 crore, because you're starting from zero and then you're going to 1 crore. But from going from 1 crore to 2 crore, it takes lesser endeavor, lesser time, lesser endeavor. Understand? It is like that. So getting your first offer letter takes some endeavor. But once you have your first offer letter, from first offer letter to second and third is a very short journey then. समझ रहे ना? इस तरह से तो द फोकस शुड बी यू एटलीस्ट शुड गेट वन ऑफर लेटर, यू शुड एटलीस्ट हैव वन ऑफर लेटर इन हैंड, दैट इज द फोकस। तो पहली कंपनी के साथ ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करना है, ज्यादा नेगोशिएशन नहीं करते रहना है, जितना वो करे ऑफर एक्सेप्ट कर लेना है। एक ऑफर लेटर पहले आपके हाथ में होना चाहिए, उसके बाद फिर अगले वाले के साथ आप नेगोशिएट करो, अगले ऑफर लेटर के साथ जो नेगोशिएशन करना है, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू डू। ओके, गेटिंग ना? ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे कोई सवाल हो, प्रश्न हो तो फिर जब मैं पूछूं, ओके, मेकिंग सेंस या इस तरह से, तो आप फिर वहां पे मुझे पूछेंगे, ठीक है, इस तरह। चलो, तो अभी इतने सारे सवाल उसने पूछ लिए। अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं भी है तो भी आप क्या बोल सकते, बताइए? क्या आप ये कह सकते हैं, आई जस्ट हैव रिसेंटली स्टार्टेड अप्लाई एंड माय रिज्यूमे हैज बीन शॉर्टलिस्टेड, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी गिवन कपल ऑफ इंटरव्यूज and I have cracked all of those interviews. I am expecting one in the coming time, in the coming week, expecting a offer letter. इस तरह बोल। Basically, the idea is he should sense that you are a potential candidate. He should sense that you have potential. You can crack interview. क्योंकि रिक्रूटर को भी लगता है कि अगर ये इंटरव्यू क्रैक कर लेगा मतलब ये हायर हो सकता है, और ये अगर हायर हो जाएगा तो उसमें आप तो उसको आप में पैसे दिखते हैं उसके, समझ रहे हैं ना? लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर वो बोलेगा, ओके वेल दैट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, देन आई विल टेक योर रिज्यूमे, सो इट इज एन अपडेटेड रिज्यूमे ऑन योर प्रोफाइल, और आपकी प्रोफाइल पे अपडेटेड रिज्यूम ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप उसको बोलो, नो आई विल शेयर द अपडेटेड रिज्यूमे ऑन योर पर्सनल मेल आईडी, और प्लीज ड्रॉप मी अ मेल ऑन माय पर्सनल मेल आईडी दिस कर दो, इस तरह से। और जो भी फिर उसको पर्सनली आप शेयर करो आपका रिज्यूम जो भी। See, it is good to personally share it. Why so? Because फिर आप उसमें ना ये चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये अगर रिज्यूम की हेडलाइन है तो इसमें अप्लाइंग फॉर दिस एंड दिस कंपनी, उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं, थोड़ा बार उस कंपनी के बारे में बोल सकते हैं, जिससे क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा पर्सनल लगता है कि नहीं? ऐसा लगता है थोड़ा ये व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी के, जानता है कंपनी के बारे में, उसने अभ्यास करके आया है और हमारी कंपनी के लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई करने। इस तरह का अगर उनको इम्प्रेशन आता है तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसा करके हम उन्हें हमारा रिज्यूम भेज देंगे। फिर उसके बाद देखो, उसके तुरंत बाद आपने क्या करना है, हमने जिसका कॉल आया था उसका नंबर सेव कर लेना है। अगर नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद फिर ढूंढते रहोगे किधर गया वो नंबर, किधर गया वो, फिर 10 दिनों के फोन करेंगे क्योंकि सारे अननोन नंबर देंगे। फिर अननोन नंबर को फोन करके पूछोगे, हेलो आप वही अर्चना है क्या जो इन्होंने कैपजेमिनी के लिए फोन किया था? लेकिन नहीं, इस तरह से। तो फिर वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपने तुरंत जो है नंबर उसका सेव कर लेना चाहिए, वॉट एवर, अर्चना कैपजेमिनी, व्हाट इज द लोकेशन इज बैंगलोर, हाउ मच पैकेज, 18 पैकेज इज ऑफ, इस तरह से सेव कर लो, अच्छे से सेव कर लो। और उसके सामने खाली एब्रीविएशन भी कुछ इस तरह से लिखना कि सर्च करते समय, नाम सर्च करते समय आसानी जाए, इस तरह से INTV इंटरव्यू, इस तरह से। और उसके बाद फिर उसका नाम लिखो, अर्चना बैंगलोर कैपजेमिनी 18 लाख पैकेज, इस तरह का इंफॉर्मेशन। ऐसा कर करके हर नंबर सेव रखना है, ठीक है। और बड़ा ही प्रोफेशनली डील करना है, सीधा इनको फोन नहीं करना है। पहले रिज्यूम मेल पे बात करो, मेल पे रिस्पॉन्स नहीं आए तो फिर उसको आप उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे या उनके मैसेजेस करो, मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो। उस पर भी रिप्लाई नहीं आया तो फिर कॉल करना है, हर दिन कॉल नहीं करना है, कुछ तो से इन एन इंटरवल ऑफ 2 days 3 days इस तरह से कर सकते।
basically your profile becomes interested or disinterested also is also dependent on your conversation with the recruiters. Sometimes some students are like so intelligent, clever, they take initiative, they get highlighted in the class कि faculty को उनका नाम पता रहता है. If there are 50 students in the class, the faculty will at least know the 5 students. And who are those 5 students? These 5 students are the active people in class. They know, they call the people, they call sir by name, sir, and इस तरह से, है ना. तो इसी तरह से जब आप उसको रिक्रूटर के साथ बात करेंगे तो उसको उसका नाम याद रखना है, उसको नाम लेके संबोधना है बार बार, लेकिन और उसको भी बोलना है, उसको अप्रिशिएट करना है उसके वर्क के लिए. आई अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट टू मी and taking your time to take my profile ahead. इस तरह से उसको भी appreciate. I understand your job, how busy it is. One of my sister is also she is also a recruiter. इस तरह से वगैरह कुछ तो it can be a very little friendly talk also, not a problem. Right? You need not be always very formal because ultimately recruiter जो होता है he is more like your well wisher. वो तो चाहता ही है आप प्लेस हो जाए. कुछ तो रिक्रूटर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, इतना कि क्वेश्चन पेपर वगैरह भी लाके दे देते हैं, यही सवाल पूछे जाते हैं, इसका प्रिपरेशन करो करके. क्यों? क्योंकि वो चाहता ही है आप प्लेस हो जाए. अगर आप प्लेस हो जाओगे तो उसको मिलेगा, मतलब आपके पैकेज का कुछ हिस्सा उसको भी मिलेगा. मतलब वो आपके पैकेज में से डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन उसको अलग से मिलेगा. इस तरह से है ना, समझ रहे. तो एक फ्रेंडली सा रिलेशन भी इसके साथ रख सकते हैं हम. ठीक है. So when you talk to them by their name. नाम लेके पुकारा, किसको नाम लेके पुकारा तो उसको ध्यान लगता है. बार बार अगर आप उसको नाम लोगे, उसका नाम लेके पूरा बोलोगे उसको या पुकारोगे उसको भी लगने लगता है भाई मेरे को इसका नाम कैसे नहीं पता, फिर क्या है इसका नाम, मैं भी जानूं. फिर वो उसका आपका नाम याद रखे. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कॉल एंड से हाय आई एम रोहन स्पीकिंग. Oh Rohan, yes. I just forwarded your profile ahead. I'm about to get. I have not received any. I have not received any acknowledgement from their side. Let me follow up with them and get back to you immediately. देखा, ये है आपने पहली बार जो कन्वर्सेशन स्ट्राइक किया है उसका इंप्रेशन. तो सबको याद नहीं रखेगी, राइट? ये याद नहीं रखेगा वो रिक्रूटर. लेकिन अगर आपने उनसे बात अच्छी की रही होगी तो बराबर फिर आपका नाम याद रखेगा. ठीक है. और वही इंप्रेशन हमें छोड़ना है उस व्यक्ति, चाहे वो HR हो चाहे वो रिक्रूटर. ठीक है, समझ रहे ना. जैसे यू मस्ट हैव सीन दैट मूवी, व्हाट इज दैट मूवी नेम, विल स्मिथ की जॉब वाली, नहीं क्या, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है, उसमें he is very good with numbers and he is very good with names, right? And then every time he meet, he calls them by their name. He is always smiling, happy. He reminds them of when they met last time and how what a moment it was for him. Like that. People feel cherished. लोग ऐसे लोग पसंद करते हैं अपने काम में होना, अपने साथ होना, like that. ठीक है. तो इस तरह से हम अपना इमेज बनाएंगे उनके साथ. ठीक है. और फिर क्या होगा कि एक बार आपका प्रोफाइल ले लिया तो अब वो आगे प्रोफाइल शेयर कर देंगे. और अगर तो आगे प्रोफाइल शेयर करने के बाद क्या होता है, इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए लग जाता है. इंटरव्यू की प्रोसेस 2-3 तरह की होती है. मेनली 2-3 राउंड होते हैं. ठीक है. उसमें से एक राउंड जो होता है वो टेक्निकल होता है, दूसरा जो होता है मैनेजरियल होता है, तीसरा जो होता है HR होता है. जनरली तो यही प्रोसेस है 3 राउंड का. 90% कंपनीज में आपको यही दिखेगा. कोई 10% कंपनी रहे जिसमें 2 टेक्निकल राउंड हो सकते हैं, है ना. और ऑफ कोर्स कुछ कंपनीज का ऐसा भी है कि ये आपका इंटरव्यू लेने के पहले भी आपको एक छोटा मोटा असाइनमेंट भी दे देते हैं. बोलते कि ये एक दिन लो, ये असाइनमेंट सॉल्व करके दो, मॉडल बना के दो, या कुछ तो करके दो, स्क्रिप्ट देखने दो आपकी हमें, ऐसा करके. बेसिकली दे वांट टू इंश्योर कि आप जो दिखा रहे हो उसका थोड़ा फार तो भी है क्या आप में. या फिर एक आधी एप्टीट्यूड टेस्ट भेज देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली, जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 में से कम आपके 12 तो सही होने चाहिए. इस तरह से है कि नहीं.
तो इस तरह का कुछ भेजेंगे। बेसिकली वो चेक करना चाहते हैं कि आपको आइडिया है ना, बेसिक आइडिया है कि नहीं, ऐसा कि वो, नहीं तो फिर पता चला आपको इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी पे किया जाता है। एक इंटरव्यू लेने का इंटरव्यूअर को भी पे किया जाता है। फिर इंटरव्यूअर को पे कर देंगे और आप पता चला कैपेबल है ही नहीं उतने, तो पैसे वेस्ट और टाइम वेस्ट, लेकिन और एफर्ट वेस्ट। तो वो ये सब नहीं चाहते थे, इसीलिए कुछ हो सकता है स्टार्टिंग में उसके पहले भी कुछ भेज, या फिर एक आधी लिंक भेजते हैं आपको हैकर रैंक की वगैरह, वहां पे बोलते हैं आप जाओ और वहां पे आपको 3-4 सवाल है, 4-5 सवाल है, उसको सॉल्व करो। उसमें से एक आधी कोडिंग भी रहता है, 1-2 कोडिंग भी रह सकती है और बाकी कुछ थ्योरी वेरी भी रह सकती है, तो इस तरह का, ठीक है। और वो जो ऑटोमेटिक इवेल्युएट होता है उसके उधर की उधर से, जैसे एमसीक्यू भी ऑटोमेटिक इवेल्युएट होता है, वैसे ही हैकर रैंक वाला भी ऑटोमेटिक इवेल्युएट होता है। आपका स्कोर निकलता है और स्कोर के बेसिस पे फिर आप जज किया जाता है कि आपको, अगर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है तो पहले आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, फिर बाद में दूसरे का होगा, लेकिन इस तरह से। तो आपको आपके इंटरव्यू शेड्यूल होने के पीछे 3-4 कारण हो सकते हैं। नंबर ये, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, जो भी पहली जो असाइनमेंट टेस्ट, एमसीक्यू क्वेश्चनियर, ये एक है। दूसरा है कि आपका रिक्रूटर्स के साथ कितना अच्छा कनेक्शन बन चुका है, उतना वो रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पुश करेगा आगे। तीसरा आपका रिज्यूमे, उसमें जेने वाले कीवर्ड्स वगैरह बराबर है क्या, वो उसकी सीवी स्कोर उसको कैलकुलेट करके आपको वापस स्कोर देगा। तो बेस्ड ऑन दीज 3 पैरामीटर्स और आइदर ऑफ दीज 3 पैरामीटर्स द कंपनी यूजेस इन ऑर्डर टू शॉर्टलिस्ट द रिज्यूम, शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर देयर प्रोफाइल। समझ रहे ना? तो ये 3 चीजों पे मोटा मोटा ध्यान देना है। एक, योर बॉन्ड एंड कनेक्शन विद द रिक्रूटर और द एचआर। सेकेंड कि योर रिज्यूमे, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज योर फर्स्ट असाइनमेंट, जो आपके इंटरव्यू शेड्यूल होने के पहले भी आपको मिलता है वो, ठीक है। और ऑफ कोर्स इन दिस फर्स्ट असाइनमेंट यू हैव द होल स्कोप ऑफ चीटिंग आल्सो व्हिच यू कैन डू एंड देन गेट थ्रू, ठीक है। तो जैसे तैसे ये न कहना प्रकार में जैसे तैसे आपने करके इधर से निकलना है आगे, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, जनरली टेक्निकल राउंड होता है। इसमें 3-4 साल के एक्सपीरियंस वाला कोई व्यक्ति आता है, 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, ऐसे वाला व्यक्ति आएगा। मतलब आपसे बहुत एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं है, आपके करीब करीब ही थोड़ा फार एक्सपीरियंस है। वो टेक्निकल चीजें पूछेगा। सबसे पहले तो वो आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा। इंट्रोडक्शन में आप आपके बारे में बताए, आपके ज्यादातर प्रोफेशन के बारे में बताइए। ज्यादा बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, जैसे आपका कौन से गांव से है, गांव में तालाब है क्या, तालाब में आप नहाते हो क्या, या खेती करने जाते हो क्या, ये खेलने कितने जाते हो, कहाँ पे खाते हो, क्या मकई खाते हो, ऐसा कुछ भी बताने के जरूरत। घर में कितने जन है, कितने भाई बहन की शादी हो गई, बाकी कितने के होने की है, कितने का लोन है घर पे, कितना प्रेशर है, ऐसा कुछ भी इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं है ये। इंट्रोडक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा ये बता सकते हो कि आपकी हॉबीज क्या है, बस। और ये बता सकते हो कि आपका होम टाउन क्या है, इससे ज्यादा कुछ बताना नहीं होता है, ठीक है। यू विल ओनली टॉक अबाउट हाई माई सेल्फ दिस एंड दिस, यू नो, I have been working in this company from last 3.5 years. You know, I'm very skilled with GenAI and these tools and technologies. I'm also skilled in Python. I have worked on multiple projects, you know, in different domains. जिसमें I also done projects in finance domain, and now done in IoT, Internet of Things domain, and I have done in this domain, telecom domain. इस तरह से whatever, you know. I come with huge proficiencies and expertise and skills. Along with my projects, I have also done, you know, extra, you know, curricular additional contribution to my company, you know, by supporting on internal projects, by supporting other people in their projects. So I'm very supportive also. I find myself, you know, of the helping nature. I feel fulfilled when I help people like that. Okay, so that is one of my interests and one of my hobby. ऐसे कुछ तो बोल सकते हो। फिर I'm properly from this and this is my hometown, you know, and I am keenly looking for, you know, an opportunity to work with your company. So that is brief about me. So if you would like, then I can walk you through a couple of projects that I have recently done. ऐसा बोल के छोड़ दोगे उधर, है कि नहीं? और फिर ये बोलेगा, वो बोलेगा yes sure, let's go to your projects. वैसे भी वो प्रोजेक्ट ही एक्सप्लेन करके देखना चाहता हूँ, आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन ही देखना चाहता है कि आप क्या करते क्या नहीं। तो वो फिर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना चालू करो। और ऑफकोर्स आपने प्रोजेक्ट का तो पूरा सब कुछ रेडी करके रखा है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन वो भी लिख के रखने का एक जगह, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन जो भी आपने प्रोजेक्ट किया। क्योंकि क्या होता है ना, वो आपने पूरा प्रोजेक्ट कर लिया, लेकिन अगर अच्छा उसका स्टोरी नहीं बना है तो सेल आउट नहीं होता है वो प्रोजेक्ट।
है कि नहीं। मान के चलो किसी कंपनी में अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, किसी आदमी ने अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट ठीक से नहीं किया, ठीक है, या तो पीपीटी प्रेजेंटेशन अच्छा से नहीं कर रहा है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट को कीमत ज्यादा नहीं मिलती, ठीक है। तो स्टोरी जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, तो उस पर इंटरेस्टिंग बनाओ स्टोरी, ठीक है। कितना चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा, कैसे टाइट डेडलाइंस थी आपकी, उसके बावजूद भी कैसे आप उभरे निखरे हो वहां से, कैसे आपने एक जबरदस्त जेनीआई मॉडल बनाया। जेनीआई का एक तो भी प्रोजेक्ट होना ही चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते जेनीआई का रिज्यूमे मेरा और प्रोजेक्ट जेनीआई का नहीं है, एमएल का लगाता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। एक तो जेनीआई का प्रोजेक्ट होना चाहिए, एनएलपी और डीप लर्निंग का भी एक प्रोजेक्ट होनी चाहिए, और फिर एक आधी एमएल चाहो तो एमएल भी लगा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। जितने साल का एक्सपीरियंस उतने प्रोजेक्ट होने चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 प्रोजेक्ट किया, ठीक है, मान सकते हैं। 2 साल का है तो दो प्रोजेक्ट किया, 3 साल का 3 प्रोजेक्ट होने चाहिए, 4 साल का 4 प्रोजेक्ट होने, जितना 1 साल का एक्सपीरियंस उतने प्रोजेक्ट, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट आपने 1 साल किया, 1 साल किया, उसके बाद कभी थोड़ा ट्रेनिंग था, लर्निंग था, थोड़ा स्पेस था बीच में, कभी आप बेंच पे थे, फिर दूसरा प्रोजेक्ट आया, फिर कुछ तो किया, इस तरह से, है ना। तो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है 6 महीने में कंप्लीट हो गया, कोई 8 महीने 10 महीने भी लगे, कोई हुआ कि 1.5 साल गया, एक साल गया, ऐसा भी होता है, 1.5 साल भी गया, ऐसा भी, ठीक है। वॉट एवर ऑल पुट टुगेदर बेसिकली आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है, उसमें 3-4 प्रोजेक्ट्स आपने किए, इस तरह से, है कि नहीं। और फिर उसके अलावा भी आपने इंटरनल प्रोजेक्ट भी किए कुछ, तो कंपनी के दूसरे इस पे भी काम सपोर्ट किया आपने, ये सब भी आपने किया, ठीक है। अब क्या है, ये तो ये आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था, इसमें आपको टेक्निकल सवाल पूछेंगे, थ्योरी पूछेंगे, क्योंकि जनरली कोड करके नहीं दिखाने को कहते, ठीक है। ओपन योर नोटबुक, शो मी अ जेएनआई कोड, राइट, मेक अ कुछ तो ऐसा करके पाइथन से रिलेटेड कोड वगैरह पूछते, अगर पूछे कोड तो कुछ बेसिक से पूछे थे जनरली, या एमएल एल्गोरिदम्स, जेएनआई इनसे ज्यादा इनके ऊपर थ्योरी ही ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो थ्योरी आपका इस पे अच्छा होना चाहिए, ठीक है, नहीं, थ्योरी अच्छा होना चाहिए, इस तरह से। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू में यही होता है। फिर सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में क्या होता है, सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में आपका टेक्निकल के साथ, अब ज्यादा टेक्निकल में डीप में नहीं जाते, ऊपर टेक्निकल पूछते हैं, प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन आपसे सुनेंगे, और ये देखना चाहेंगे कि आपके मैनेजर स्किल्स कैसे, मतलब आर यू समवन हु इज विलिंग टू एक्सटेंड, आर यू समवन who can work in pressure, are you someone who does not curse your boss for everything, who does not have to be dependent on other people for your work, are you someone who reports, reports मतलब क्या, जो आप करते हो वो बराबर टाइमली आप इन्फॉर्म करते हो अपने सुपीरियर्स को, या अपना मन का ही खेल करते हो, आर यू whimsical by nature, आर यू रिपोर्टिंग लाइक दैट, whimsical मतलब अपने मन का करना, है ना, ऐसा। फिर उसके बाद हाउ इज योर जनरल एटीट्यूड, right, do you have a submissive attitude, are you professional when you speak, like are you is your tone rough, right, can you even work in the group of 5-6 people, or contributor, like that. All of these things they will see very carefully. Then they will also see your explanatory skills, your presentation skills, because in the future you may have to present to your client, you may have to explain what you have done to your client. So they may say, explain this concept as if you're explaining to a 5th standard boy. Why? Because the client will not understand anything of what you do, but you have to explain in such a way that he can understand, like that. है ना, तो इस तरह से तो एक्सप्लेनेटरी स्किल्स देखेंगे। ऑफ कोर्स दे विल सी योर सॉफ्ट स्किल्स, विच इज योर इंग्लिश, कि आपको अच्छी आती भी है, अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते। तो योर इंग्लिश को तो देयर इज नो बाईपास, है कि नहीं, वो आप समझ के ही चल लो कि इंग्लिश आपने सीखना है और अच्छा करना ही इंग्लिश में। अगर नहीं तो, क्योंकि भविष्य में आपका पूरा भविष्य इंग्लिश पे ही है। कल जाके हर एक मेल आप इंग्लिश में देखोगे, हर एक जो पिंग करोगे आप, टीम्स चैनल यूज करोगे, वो चैनल में आप जो मैसेजेस डालोगे वो भी इंग्लिश में डालोगे। फिर आपको जो मेल्स आएंगे, जो लेटर आएंगे, एवरीथिंग दैट इज देयर ऑन कंपनी की प्रोफाइल पोर्टल, सब कुछ इंग्लिश में है, सब कुछ ही इंग्लिश में। आपका ऑफर लेटर इंग्लिश में आएगा, सैलरी स्लिप इंग्लिश में। इंग्लिश तो बात करने में इंग्लिश ही करोगे, क्लाइंट के साथ ही इंग्लिश में ही करोगे, जो रिपोर्ट्स लिखोगे, रिपोर्ट्स बनाओगे, पीपीटी वगैरह, ये सब इंग्लिश में रहेगा। तो अब तो इंग्लिश नहीं आती ऐसा थोड़ी ना जम सकता है, वो तो आनी ही चाहिए। तो
यहाँ से आपका पूरा भविष्य जो है वो, बाकी आपको आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं था, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कोई भी इतने सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इधर आपको डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस कुछ नहीं पूछेंगे, समझ रहे ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंग्लिश। तो अब आप उसको कैसे डेवलप करना है, फिगर दैट आउट फॉर योरसेल्फ कि आपके लिए क्या बेहतर है, ठीक है। एटलीस्ट खुद के साथ इंग्लिश में बातें किया करो, ठीक है, जब भी हो मन ही मन में इंग्लिश में बात किया करो। इससे क्या होता है, और जब लोग इंग्लिश में बात करते हैं बड़ा ध्यानफुली सुनना, क्या वो क्या भी यूज कर रहा है, कौन से नए वर्ड यूज कर रहे हैं, वो वर्ड को सर्च करो, इसका मतलब क्या है, उसको कभी यूज करने का प्रयास करो, है ना, इस तरह से। और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है कि सबके साथ इंग्लिश में ही बात करना है। कंपनी में भी कभी बात क्या होता है, समटाइम्स यू गेट पीपल, तू पण मराठी का, मी पण मराठी, ठीक है ना, बढ़िया झालं। मग फिर उसके साथ फिर कभी भी आप बात करोगे तो आप मराठी में बात करना चाहिए, हो का, अरे काल तर काय बोललो बॉसने, त्याने तर असं सांगितलं, नो डोंट डू दैट। जस्ट सबके साथ ही इंग्लिश में बात करोगे तभी आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, नहीं तो नहीं होना है, ठीक है। फिर तो कंपनी में 3-4 साल 5 साल रहने के बाद भी आप उसी पोजीशन पे काम करते रहोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है देयर इज अ मैनेजर बट ही इज नॉट गुड विद इंग्लिश, फिर वो मैनेजर कैसे बन गया। मैनेजर है तो इंग्लिश तो मस्ट ही उसका, ठीक है। तो आप भविष्य में आपको इंग्लिश लगना ही लगना। ये फील्ड जहाँ पे आप आ गए हो, यहाँ पे मॉडल्स में जो कमांड भी आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी लिखोगे वही इंग्लिश में ही लिखोगे। अगर आपकी इंग्लिश है तो प्रॉम्प्ट भी आपके बराबर बैठेगी, स्पेसिफिक बैठेगी, आपको पता है क्या एब्रिविएशन, क्या शब्द का चयन करना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी स्किल्स जो है ये मैनेजर भी देखता है, ठीक है, और उसके अनुसार इन सारी स्किल के अनुसार ही फिर आपका पैकेज डिसाइड होता है। अगर मैनेजर को लगता है कि हाँ आपको हायर कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल जो है वो तो टेक्निकल राउंड में टेक्निकल देख ही लिया गया आपका अच्छा है करके, मैनेजर राउंड में मैनेजर ने टेक्निकल प्लस बाकी स्किल्स भी देख लिए। अब जो मैनेजर जो फीडबैक देगा एचआर को, हे दिस कैंडिडेट इज वेरी नाइस, वी विल वांट टू हायर दिस कैंडिडेट एज सून एज पॉसिबल, कुछ ऐसा वैसा फीडबैक दे दिया, ठीक है, इस तरह का फीडबैक दे दिया तो फिर मन चाहा पैकेज मिल सकता है। तो मनचाहा नहीं मिलेगा, लेकिन उनका जो भी हायर है स्टैंडर्ड, मतलब जितना भी हाईएस्ट वो पैकेज ऑफर कर सकते हैं उतना वो दे दे आपको इस तरह। तो थर्ड राउंड जो होता है वो एचआर राउंड होता है। जैसे आपको पता चल जाए कि मेरे 2 राउंड क्रैक हो चुके हो, तीसरा राउंड मेरा एचआर है, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। आप आदित्य सर को फोन करेंगे, उनका नंबर वगैरह हम ग्रुप पे डाल देंगे, उनको फोन करेंगे, वो एम्प्लॉयर है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप तुरंत उनको फोन करेंगे, उनको बोलेंगे सर मेरा एचआर राउंड है नेक्स्ट, कल मेरा एचआर राउंड रहेगा, मुझे आज सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आज कैश दे दीजिए प्लीज मुझे। तो एक दिन लेते हैं जनरली सर, 24 आवर्स ही विल गिव यू द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। 1 second। वो मोटा जो है वो 5 डॉक्यूमेंट्स हर कंपनी को लगता है, जिसमें एक आता है आपका सबसे पहले ऑफर लेटर, प्रीवियस कंपनी, जिस कंपनी में आप ज्वाइन किए थे उसने आपको कितना पैकेज ऑफर किया था स्टार्टिंग में, उसका ऑफर लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद लगेगा आपका सैलरी स्लिप्स, लास्ट 3 महीने के 6 महीने के सैलरी स्लिप मांगते कि आप अभी भी उस कंपनी में काम कर रहे हो, इसका प्रमाण रहेगा कि वो सैलरी स्लिप है आपके, ठीक है। फिर उसके बाद लगेगा आपका अप्रेजल लेटर, के बीच में आपका हाइक भी हुआ था क्या, क्योंकि जब आपका पैकेज दिया गया था वो प्रीवियस कंपनी ने वो 10 लाख का दिया था, लेकिन आपकी जो करंट सैलरी वो सैलरी स्लिप पे वो 1 लाख दिख रही है, मतलब बीच में आपका अप्रेजल हुआ है, हाइक हुआ है, तो फिर वो हाइक लेटर या अप्रेजल लेटर वो भी मांगेंगे, ठीक है। ऑफर लेटर के बाद अपॉइंटमेंट लेटर भी बोल, ठीक है, तो वो बोलेंगे अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर दो, अप्रेजल लेटर, हाइक लेटर दो, और आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप दो। ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो मांगते ही मांगते हैं। और 2 डॉक्यूमेंट है, एक है रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस या फिर रिलीविंग लेटर जिसको कहेंगे, और दूसरा है एक्सपीरियंस लेटर। ये तब मांगा जाता है जब आपने कंपनी को बता दिया कि मैं आपकी कंपनी छोड़ के जाने वाला। मतलब रेजिग्नेशन लेटर क्या होता है कि आपने रेजिग्नेशन लेटर डाला है कि हाय एचआर करंट कंपनी का, यू नो आई एम सो I have sought out a different an opportunity in the market, and I am thrilled to mention you that I have received another offer from the company. I was very happy to serve you all this while and having this relationship with you.
we may see you again in the future sometime later. I would want to request you that please keep my last working date on this and this particular date, or by this and this, please relieve me as early as possible, whatever, you know. Thank you very much. Yours faithfully, XYZ. ये है, आपने ऑफर लेटर डाल दिया, मतलब ये बिल्कुल वही प्रोसेस है नहीं क्या, जिसमें कल से आपकी कंपनी में काम नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ बोल के जो लोग पहले करते थे ना। तो ये आपने डाल दिया, आपने रेजिग्नेशन लेटर। जब ये रेजिग्नेशन लेटर का मेल आप डाल देते, एचआर की तरफ से फिर रिप्लाई आता है उसको, विजय नाडे के, हाय यू नो whatever, I say hi Roshan, it was very sad for us to know that you have chosen to leave our company. We wish you all the very best for your future endeavors, you know. Your last working date will be this and this. तो वो जो है ना, वो प्रूफ रहता है लास्ट वर्किंग डेट का, कि ये आपकी आखिरी डेट है उस कंपनी में काम करने की। फिर उस तारीख के अगली की तारीख जो है वो सामने वाली कंपनी आपको देगी, समझ रहे हैं? वो तारीख के पहले की तारीख नहीं दे सकते, नहीं तो देयर इज द ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट क्लैश, दैट वो नहीं हो सकता। ये कंपनी छोड़ने के बाद फिर वो कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो आपको डेट उनको चाहिए। वो डेट कहाँ से आएगी? वो ये रिलीविंग लेटर से, कि कौन सी तारीख को आपकी करंट कंपनी आपको रिलीव कर रही है, मतलब छोड़ रही है। तो वो जो मेल है उस पे वो मेंशन आती है डेट, और वही मेल जो है दैट विल एक्ट एज अ रिलीविंग लेटर। ठीक है, समझ गए? किसी कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर अभी ये पूछना था, जब हम सेकंड स्टेज करेंगे तो फिर वही जिनसे डॉक्यूमेंट ले उन सर को कांटेक्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ, क्यों? देखो, मान के चलो अगर एचआर, वैसे तो एचआर राउंड में भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगते जनरली। एचआर जो है वो डॉक्यूमेंट्स एचआर राउंड के बाद मांगते हैं। जब उन्होंने तय कर लिया कि आपको हायर करना ही है, तो उसके बाद बोले ओके वी आर हायरिंग यू एंड वी विल ऑफर यू व्हाटएवर यू नो दिस एंड दिस बेस्ट वी कैन ऑफर। तो आई विल नीड फ्यू डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू, यू नो, कैन यू लाइक शेयर दिस एंड दिस एंड दिस टुडे, यू नो, कैन यू, इस तरह का वो मांगते हैं। तो उस तभी भी भेज सकते हैं हम, लेकिन हमारे साइड से हम प्रिपेयर होने चाहिए। हमें पता है ना कि एचआर राउंड में क्या होता है, एचआर राउंड में कभी निकालते नहीं है। 99% ऑफ द टाइम एचआर राउंड तक आप गए हो तो एचआर राउंड इज मोर लाइक अ फॉर्मेलिटी राउंड ओनली, इट इज नेगोशिएशन राउंड, जहाँ पे आपका सैलरी का नेगोशिएशन होगा कि आपको कितना चाहिए और हम कितना देंगे, बस। और हमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो कितना भी दे हम तो ज्वाइन करने ही वाले, लेकिन तो फिर बेसिकली एचआर राउंड इज मोर लाइक अ फॉर्मेलिटी ओनली। समटाइम्स शी विल ओनली कॉल यू ऑन फोन डायरेक्टली, सिर्फ और सिर्फ फोन पे कॉल करेंगे, गूगल मीट भी नहीं भेजेंगे, इनवाइट भी नहीं भेजेंगे, इस तरह। कभी कभार तो वो एचआर राउंड लेते भी नहीं है, सीधा सीधा ऑफर लेटर भेज देते हैं। सम कंपनी हैव स्टैंडर्ड पैकेज, जैसे कॉग्निजेंट मान के चलो, वो प्रोजेक्ट के लिए उनका स्टैंडर्ड पैकेज उतना डाल के वो भेज देते हैं, उसमें कोई निगोशिएशन नहीं। वो भेजते तो जो है ज्यादा ही होता है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही होता है। ठीक है, इस तरह से। सर मैं वो नहीं कह रही, क्योंकि अगर अभी मैं पहले भी डेटा साइंस के बैच में रही हूँ ना, तो वहां से मैंने लिए वाला एक बार, तो सेकेंड टाइम लेना मुझे स्विच करना है, तो कैसे करना पड़ेगा अभी? कितना समय पहले आपने लिया? 23 में लिया है, दिसंबर 23, 14 मंथ्स हो गए अभी। तो वो क्या करेंगे अभी, देखिए, वो आपका चेक करेंगे डेटा कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो। दे हैव दैट डेटा, जिस कंपनी से आपने लिया है ना, उस कंपनी के पास आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आया था ना, तो उनके पास वो पता है कि कौन सी कंपनी के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। इन केस इफ यू हैव बीन वर्किंग, अगर आपका वेरिफिकेशन हुआ है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स यूटिलाइज हुए, वेरिफिकेशन यूटिलाइज हुए, और अभी 1 साल बाद आप you want the documentation again, so now there is some minimal fees again for the verification, the new documents that they will make, you understand, no? And that will be like something like 15,000-20,000 rupees. However, अगर ऐसा है कि आपने उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए लेकिन कभी वो उसका वेरिफिकेशन आया नहीं, कभी वो डॉक्यूमेंट्स यूटिलाइज ही नहीं हुए, अब वो आपको डॉक्यूमेंट्स दूसरी कंपनी के देंगे, इनके फ्री देंगे। अब वो दूसरी कंपनी के देने के भी कारण ये है, जैसे आपको 1.5 साल हो चुका है, अब 1.5 साल में एक जो स्मॉल स्केल कंपनी होती है उसका एक पर्टिकुलर कोटा होता है। स्मॉल स्केल कंपनी में 50-60 एम्प्लॉइज होते हैं, मतलब 50-60 अगर डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो कंपनी खाली हो चुकी है, समझ गए ना? तो इस तरह से तो इतनी ही, तो अब जब तो साल भर में उनके वो 50-60 जो है डॉक्यूमेंट्स वो चले गए, ठीक है। तो अभी जो कंपनी है दैट ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर, विच मीन्स इट ओनली एग्जिस्ट बट इट डजंट हैव एम्प्लॉइज, सो विच मीन्स अभी उस कंपनी के और डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि जितने डॉक्यूमेंट्स वो दे सकते उस कंपनी की तरफ से वो ऑलरेडी दे दिए। जितना कंपनी का एम्प्लॉय साइज था वो सारे एम्प्लॉय साइज के अनुसार वो जितने उतने
डॉक्यूमेंट्स जा चुके हैं, ठीक है। इस तरह से तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि आपको उस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, मतलब वो कहेंगे कि चाहे तो आप ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि आपको उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी दे दिए और उसका वेरिफिकेशन आएगा और हम वहां से वेरिफिकेशन कराएंगे, लेकिन वो खुद कहेंगे लेकिन आपके लिए उचित है कि आप जो नई कंपनी है अभी उसके डॉक्यूमेंट्स, वी विल नॉट चार्ज फॉर इट, लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड ना, यस है ना, इस तरह से। So the better idea you will get only from the employer only. Employer as in आदित्य सर ही इसका बेटर आइडिया दे पाएंगे आपको कि आपकी जो कंपनी है वो कंपनी स्टिल एग्जिस्टिंग है क्या, उसका वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है क्या। अगर चल रहा है तो हो सकता है उसी वेरिफिकेशन में हो जाए आपका काम, उसी कंपनी को, मतलब आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगाने की आवश्यकता ना। अगर उन्हें लगता है कि नहीं नहीं वो कंपनी अभी मत लगाइए, ठीक है, वो कंपनी अभी वी आर क्लोजिंग नाउ से व्हाटएवर, तो क्लोजिंग एज इन ओनली उसका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो चल रहा है, बाकी तो फॉर्मली you know officially on paper like it will be shown as permanently closed इस तरह से। तो in that case that he will recommend you to take another company, वो खुद से देंगे। तो मोटा मोटा आप समझ गए होंगे, अगर आपने वो यूटिलाइज किया है, अगर आपका वो डॉक्यूमेंटेशन यूटिलाइज हुआ है, वेरिफिकेशन हुआ है, वो सब भी हो चुका है, तो इसका मतलब नाउ यू विल नीड सेकेंड वेरिफिकेशन जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा समथिंग लाइक 15-20,000 रुपीज। मेरे को आइडिया, आई डोंट हैव एन आइडिया कि एग्जैक्टली कितना लगता है, लेकिन माय अंडरस्टैंडिंग इज इट शुड बी समवेयर बिटवीन 15-20 या थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, 25-30 भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, कम भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन इस ऐसा कुछ है। और जो अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो फर्स्ट टाइम जो लोग ले रहे हैं मान के चलो, उनके लिए तो जो भी आपको पैकेज लगेगा उसका 1 मंथ का सैलरी लगेगा, ठीक है, वो स्टैंडर्ड रूल ही है। तो 1 मंथ का सैलरी वो लेंगे, लेकिन दे विल टेक इट आफ्टर दे आर इंश्योर्ड कि आफ्टर दे हैव बीन इंश्योर्ड कि आपको इतना लग चुका है करके, मतलब जितना ऑफर लेटर आपका रहेगा वो ऑफर लेटर के 1/12 वो उतना लेंगे, है ना, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। हाँ जब एचआर का कॉल आता है तो नोटिस पीरियड पूछता है। मेरे कंपनी में ऑफिशियल नोटिस पीरियड 60 डेज मतलब 2 मंथ का है। तो कभी कभी उनको नोटिस पीरियड बताने के बाद भी वो मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाते इतना, तो क्या करेंगे उसके लिए? स्टार्टिंग करते वक्त ही ऐसे बोल रहे थे कि ऑफिशियल नोटिस पीरियड तो मैम 2 ही मंथ है, ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी में 2-2 महीने रखता नहीं है किसी को, जल्दी छोड़ देते। तो अपनी साइड से मैं प्रयास कर सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर वगैरह छूटू। What I can do is I can request the HR and I can confirm you with the date. अब requesting the HR मतलब क्या है? This is the same relieving process वाला, जिसपे आप मेल डालोगे and then you will say that I have chosen to leave the company and I want this to be my last working date. Can you please make it? और उधर से HR की तरफ से क्या, HR कौन है? अपनी HR है, और HR उस पे एग्री कर देंगे, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, वी विल रीड। एंड देन दैट मेल का जो छोटा सा स्क्रीनशॉट वाला भाग रहेगा वो आप आगे भेजो बोलोगे। एंड सेकंड थिंग, अगर एचआर बोलता है कि 2 मंथ सर्व करना है तो वो पे आउट ऑप्शन वाला वो मतलब वो कैसे हम ये कर सकते हैं? एक एचआर भी होता है, एक ने मुझे पूछा था कि वो आपके यहाँ पे पे आउट ऑप्शन का कुछ ये है। पे आउट मतलब अगर आप नोटिस पीरियड 2 महीने का सर्व नहीं करेंगे तो फिर अगर 1 महीने का सर्व करके चले जाएंगे तो आपको 1 महीने का सैलरी पे करना पड़ेगा कंपनी को। हाँ, पर वो हर जगह पर इम्प्लीमेंट होता है, मतलब हर कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनी हैज दैट नॉर्म कि अगर कोई कंपनी जल्दी छोड़ के जाना चाहता है, बट ही वांट्स उसके लिए एचआर के साथ कन्वर्सेशन क्या करना है? हाँ, हमारे कंपनी के एचआर के साथ क्या कन्वर्सेशन करे कि वो मतलब मानेगा उसके लिए? नहीं कुछ नहीं, देखो जनरली अगर कोई कहता है कि आपकी कंपनी का नोटिस पीरियड क्या है, मैम 2 मंथ्स, फिर उसके ऊपर छोड़ दो वो क्या बोलता है, वो बोलेगा नहीं 2 मंथ्स इज मोर, वी वांट एन इमीडिएट कैंडिडेट,
हम ये बोल सकते हैं कि ऑफिशियल तो 2 ही मंथ है, लेकिन हमने देखा है कि कंपनी में जल्दी छूट जाते हैं, स्पेशली जो बेंच पे, जैसे मेरे केस में आई एम ऑन बेंच ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी के एचआर के साथ क्या बोलेंगे उसको कि मैं 1 मंथ में ही छोड़ के जाने वाला हूँ, तो 1 मंथ अगर वो नहीं माना, अगर 1 नहीं मंथ। नहीं नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कि 1 मंथ में ही छोड़ के जाने वाला हूँ, हम ये बोलेंगे कि मैं 1 मंथ में छोड़ के जाना चाहता हूँ, मेरी कोई मजबूरी है ना, तो प्लीज मुझे रिलीव कर दे। मुझे ये नहीं बताना है उनको, कंपनी वालों को कि मेरे को अच्छी कंपनी मिल गई तो मैं तुमको जा रहा हूँ छोड़ के करके। उनको ये बताना है कि आई हैव एन मेडिकल इमरजेंसी, इस तरह से उस तरह से, आई विल हैव टू ड्रॉप फुल टाइम, इस तरह से। तो क्या है कि दया भाव से वो छोड़ देंगे, आप समझ रहे हो? पर अभी क्या है कि मुझ पे डिपेंडेंस है, मैं अभी करंटली प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीने में जब जब आप पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, आप तब सर्च करो, ठीक है? डिपेंडेंसी कौन से प्रोजेक्ट में नहीं होती? हर प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी है, हर प्रोजेक्ट में है ही। वो तो बार बार मैनेजर बताने वाले ऐसे बताते कि द प्रोजेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन यू, you know, you are the sole core of the project, right? You are the direct reporting person to the client. हर चीज वो इस तरह से बोलेंगे जैसे you are the responsible person, you are the responsible, you have to take the responsibility, own the responsibility. सब कुछ ठीक है भाई, लेकिन है तो मेरे चले जाने से क्या प्रोजेक्ट क्या कंपनी डूब जाएगी? चलते ही रहना है, दूसरा आएगा, फिर कोई तो उठाएगा। कुछ इतना कुछ डिपेंडेंट हो, अपना काम है, केटी दो, निकलो, ठीक है? ओके। कोई बहुत सीरियसली ले लेना है इसको, ठीक है? हम जब बोलेंगे कि हमें जाना है, वो यही बोलने वाले हैं कि नो नो डोंट गो सो अर्ली, इट इज प्रोजेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन यू। हर वही बोलने वाला, एचआर भी वही बोलेगा, मैनेजर भी वही बोलेगा, ठीक है? हमने ऐसा बोल देना, भाई मैं भी क्या ही करूँ, कोर्ट कचहरी वाला मैटर आ गया घर पे, या फिर बोल दो कि मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मेरे को एड्रेस करना, फिर वो बोलेंगे नॉट अ प्रॉब्लम, टेक 2 months लीव, 1 month लीव, ऐसा बोलेंगे। नहीं है, मुझे प्रॉपर्ली जाके उसका एड्रेस करना, आई विल हैव टू गिव डेडिकेटेड दिस थिंग, यू नो, व्हाटएवर। या फिर आप थोड़ा सा ऐसा भी बोल सकते हैं कि डॉक्टर ने 1 साल रेस्ट बता दिया बिकॉज ऑफ द हेवी माइग्रेन थिंग एंड व्हाटएवर इट इज, सो आई एम गोना टेक 1 year। इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं। प्रूफ मांगा तो फिर क्या बना नहीं सकते क्या? क्या आजकल क्या बन रही है, डॉक्यूमेंट बन जा रहे हैं, तो मेडिकल एक नहीं बना सकते हो? सब बना लेते हो आप, ऐसे थोड़ी ना। जब इतना बना लिया है तो एक ये बनाने को क्या जाए, डॉक्टर रिकमेंडेशन मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? मैं भी बता दूं, बहुत आसान है, किसी का भी, जैसे पैथोलॉजिस्ट को जाओ, 100 रुपए दे दो, किसी का भी रिपोर्ट आपको दे देगा वो, उस पर खाली नाम एडिट करके, मतलब सॉफ्ट कॉपी देता है, नाम एडिट करके आपका डाल के देते हैं, रिपोर्ट जो रहेगा वो माइग्रेन वाले आदमी का रहेगा, ठीक है? सब कुछ होता है दुनिया में, क्या है, मैं भी, ठीक है? तो जो भी है, तो बेसिकली आइडिया इज दैट यू शुड नॉट फील कि मेरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है? हाँ, हमने बस ऐसा दिखाना चाहिए, आई एम इन द हेल्पलेस स्टेट, व्हाट आई कैन डू, आई आल्सो डोंट वांट टू गो, बट यू नो, अदरवाइज अगर आप ये बोल के जाओ, अरे जा क्या देने वाला, तो मेरे को 10 लाख 12 लाख दे रहा था, मेरे को इधर 20 लाख